नमस्कार। दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से समझौता नहीं, व्यक्तिगत रूप से कीमत चुकाने को तैयार। %50 टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले को भारत ने बताया कारण और तर्कहीन। कहा कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उठाया जाएगा हर जरूरी कदम। जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। कैश कांड मामले में जांच समिति की रिपोर्ट को दी थी चुनौती। विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। बिहार एसआईआर के मुद्दे पर लोकसभा में भी हंगामा। उत्तरकाशी के धराली में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान। सुबह 60 से अधिक लोगों का रेस्क्यू। आपदा में फंसे लोगों को मातली हेलीपैड लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री की ऑपरेशन पर लगातार नजर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगी। पीएम ने कहा कि अगर व्यक्तिगत रूप से उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी तो वो तैयार हैं। किसानों की ताकत देश की प्रगति का आधार है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की आज जन्मशती है और इस अवसर पर आज से दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन का विषय सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग। प्रोफेसर स्वामीनाथन की सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करने के प्रति आजीवन समर्पण को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को समर्पित एक स्मारक सिक्का और शताब्दी स्मारक टिकट जारी किया। पीएम ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया। उनकी पहचान हरित क्रांति से भी आगे बढ़कर थी। वो खेती में केमिकल के बढ़ते प्रयोग और मोनोकल्चर फार्मिंग के खतरों से किसानों को लगातार जागरूक करते रहे। डॉक्टर स्वामीनाथन की विरासत का सम्मान करने के लिए MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने मिलकर MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार की शुरुआत की और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता नाइजीरिया के प्रोफेसर आर्डिनले को पहला पुरस्कार भी प्रदान किया। ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विकासशील देशों के उन व्यक्तियों को सम्मानित करेगा जिन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान, नीति विकास, जमीनी स्तर पर सहभागिता या स्थानीय क्षमता निर्माण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा में सुधार और कमजोर और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए जलवायु न्याय, समानता और शांति को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। पीएम ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि डॉक्टर स्वामीनाथन को हमारी सरकार में भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को
खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया। लेकिन उनकी पहचान हरित क्रांति से भी आगे बढ़कर थी। वो खेती में केमिकल के बढ़ते प्रयोग और मोनोकल्चर फार्मिंग के खतरों से किसानों को लगातार जागरूक करते रहे। यानी एक तरफ वो ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और साथ ही उन्हें एनवायरनमेंट की, धरती मां की भी चिंता थी। दोनों के बीच संतुलन साधने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए उन्होंने एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट दिया। उन्होंने बायो विलेज का कंसेप्ट दिया, जिसके जरिए गांव के लोगों और किसानों का सशक्तिकरण हो सकता है। उन्होंने कम्युनिटी सीड बैंक और अपॉर्चुनिटी क्रॉप्स जैसे आइडियाज को बढ़ावा दिया। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब तक विज्ञान और किसान नहीं मिलेंगे तब तक खेती सही दिशा में नहीं चलेगी। नहीं मिलेंगे तब तक खेती सही दिशा में चलेगी नहीं। और उन्हीं की प्रेरणा से एक नहीं अनेकों अभियान चल रहे हैं आज भी। उसमें एक आधुनिक कृषि चौपाल और दूसरा विकसित कृषि संकल्प अभियान चला था, जिसमें 2170 टीमें वैज्ञानिकों की 64,000 से ज्यादा गांव गई और 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के साथ सीधा संवाद किया। मैं आज केवल अंत में इतना कहना चाहता हूं, हम प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे कि जहां तक भारत का सवाल है, आज हम राइस के मामले में सरप्लस है, रखने की जगह नहीं है। गेहूं में हम आत्मनिर्भर हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम हो रहा है। अब देश में कोई भूखा नहीं है। अमेरिका की ओर से भारत के लिए नया टैरिफ लागू करने से पहले भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्रवाई अनुचित, अकारण और तर्कहीन है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है और ये नया टैरिफ पहले से लागू 25% टैरिफ के साथ जुड़कर कुल 50% हो जाएगा। भारत ने इसका जवाब में कहा है कि हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है। हम इन मुद्दों पर पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं, जिसमें ये तथ्य भी शामिल है कि हमारा आयात बाजार की परिस्थितियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य भारत की 1 अरब 40 करोड़ आबादी की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय लिया है, जबकि कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में ऐसा कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका का यह कदम अनुचित, अकारण और तर्कहीन है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी है। कैश कांड में जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जस्टिस वर्मा ने कैश कांड में जांच प्रक्रिया को रोकने के लिए याचिका दाखिल की थी। जस्टिस वर्मा ने जांच की वैधता को चुनौती देते हुए अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की कोई दलील नहीं सुनी और उनकी अर्जी खारिज कर दी। याचिका में उन्होंने आंतरिक 3 न्यायाधीशों की जांच समिति की रिपोर्ट और पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश को चुनौती दी थी। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवानों की मौत हो गई। 12 अन्य घायल हो गए हैं। ये दुर्घटना बसंतगढ़ इलाके के कंडवा के पास वाहन के फिसलकर गहरी खाई में गिरने से हुई है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने डीसी सलोनी राय से बात की है, जो व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रही हैं।
और इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र, इस वक्त की क्या स्थिति है वहां पर? जो जवान हैं उनको अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है, कुल मिलाकर कितनी क्षति हुई है? देखिए, ये बड़ा हादसा उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में हुआ है। ये कड़वा जगह है, वहाँ पे एक गहरी खाई में सीआरपीएफ व्हीकल जो गिरी है, उसके चलते यहाँ के सीआरपीएफ के 2 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और 13 से 14 जवान जो इंजर्ड हुए हैं। लगातार एक्सक्यूशन चल रहा है। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय, यहाँ के पीएमओ सांसद जितेंद्र सिंह और एलजी ने अभी ट्वीट करके जो जानकारी ली है कि कितने लोग वहाँ पे जो इंजर्ड हुए हैं, उनका किस तरह से हालात वहाँ पे बने हुए हैं। उसके चलते वहाँ से हेलीकॉप्टर सेवा को हेलीकॉप्टर के जरिए जो है इनको एमएच में लाया जा रहा है ताकि इनका अच्छा इलाज वहाँ पे हो पाए। जी सुरेंद्र, क्या ये पता चल सका है कि ये हादसा किस तरह से हुआ है, क्यों हुआ है? देखिए, ये एरिया जो है पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ पे लगातार कई दिनों से बारिश चल रही है, तो लगता है शुरुआती दौर में यही लगता है कि वहाँ पे इसका शायद स्लिपरी था और उसके चलते ये काफी गहरी खाई में ये गाड़ी गिरी है और इसमें काफी जवान जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं और उनको रेस्क्यू करके उधमपुर लाया जा रहा है ताकि उनका अच्छे से इलाज वहाँ पे हो पाए। जी सुरेंद्र, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जहाँ पर ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ये हेलीकॉप्टर, तो वहाँ पर क्या किस तरह का एरिया था? क्या वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे जो पास आके इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं? हाँ, देखिए, ये इलाका बिल्कुल पहाड़ी है और वहाँ पे पैदल चलना भी काफी मुश्किल है और वहाँ पे ये लोग अपनी आरओपी ड्यूटीज को निभा रहे थे। उसके चलते ये एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ लोकल लोगों ने काफी सपोर्ट किया है। जब ये हादसा हुआ तो लोकल लोग वहाँ दौड़ते हुए गए, उन्होंने इन्फॉर्म किया पुलिस और लोकल फोर्सेस को और वहाँ पे लगातार फोर्सेस जो हैं वो काम कर रही हैं और इनको वहाँ से रेस्क्यू करके जो है रोड से लाया जा रहा है। उसके बाद इनको एमएच रेफर किया है। जी सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मॉनसून सत्र के 14वें दिन आज भी लोकसभा में फिर विपक्ष ने हंगामा कर सदन की कार्रवाई को बाधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से प्रश्नकाल निर्बाध रूप से चलाने देने का आग्रह किया है। विपक्ष के गतिरोध के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने सदन चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को फिर से दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का समय होता है। आपको जनता ने बहुत अपेक्षाओं के साथ चुनकर भेजा है। मेरा हमेशा प्रयास रहता है सदन चले, सदन में चर्चा हो, संवाद हो, प्रश्नकाल पर महत्वपूर्ण सवाल उठे, सरकार की जिम्मेदारी तय हो। मैं रोज आपसे आग्रह करता हूं, लेकिन रोजाना आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना चाह रहे हैं। आप तख्तियां लेकर आ रहे हैं। आपको जिस विषय पर भी चर्चा करनी है, संवाद करना है, आप नियम प्रक्रियाओं की तरफ नोटिस दो, मैं आपको सब पर अलाउ करूंगा। और संसद के उच्च सदन में विपक्ष के हंगामे से कार्रवाई आज फिर से प्रभावित हुई है। उपसभापति हरिवंश ने बताया है कि वर्तमान सत्र में राज्यसभा सदस्यों के पास जनता के मुद्दों को रखने का बड़ा मौका था, लेकिन लगातार विपक्ष के व्यवधान के कारण सिर्फ 13 तारांकित प्रश्न और 5 0 ओवर सब मिशन और 17 स्पेशल मेंशन ही हो पाए हैं। और उपसभापति ने कहा है कि हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई
51 घंटे 30 मिनट खराब हो गई। विपक्ष के भारी शोर शराबे के बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। मेंबर्स, वर्तमान सत्र में अब तक विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे पास 180 स्टार्ट क्वेश्चंस, 180 जीरो आवर सबमिशंस, 180 स्पेशल मेंशंस रेज करने का मौका था, लेकिन लगातार व्यवधान के कारण हम केवल 13 स्टार्ट क्वेश्चंस, 5 जीरो आवर सबमिशंस और 17 स्पेशल मेंशंस ही ले पाए। व्यवधान के कारण इस सत्र में अब तक 51 घंटे 30 मिनट हम गंवा चुके हैं। हमारी जिम्मेदारी देश की जनता के प्रति है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने दोबारा नोटिस भेजा है। तेजस्वी यादव से आयोग ने 2 वोटर आईडी रखने के मामले में फिर से जवाब मांगा है और इस संबंध में दीघा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पद अधिकारी की ओर से पत्र लिखा गया है और इसमें तेजस्वी द्वारा 1 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए एपिक नंबर से संबंधित वोटर आईडी को कल 8 अगस्त तक जमा कराने को कहा गया है और बीते रविवार को भी तेजस्वी यादव को आयोग की ओर से नोटिस भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष की ओर से पहले पत्र का जवाब नहीं मिलने के बाद उन्हें दोबारा नोटिस भेजा गया है। उत्तरकाशी में बादल फटने की बड़ी घटना के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस और स्थानीय प्रशासन उत्तरकाशी के धराली में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चला रहे हैं और आज धराली हर्षिल से सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी तक कुल 61 लोगों को हेलीकॉप्टर से आईटीबीपी मातली शिफ्ट किया गया है और जहां से उन्हें अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। बचाव अभियान में सुरक्षित लौटी महाराष्ट्र के जलगांव की अनामिका मेहरा ने रेस्क्यू दलों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि धराली आपदा का मंजर बेहद डरावना था, लेकिन सबके प्रयास से लोग सुरक्षित वापस आ रहे हैं। करती हूँ उत्तराखंड टूरिज्म, इंडियन आर्मी, गांव वाले और जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने हमें वहाँ से निकाला क्योंकि हम लोग बिल्कुल पास में थे धराली के। बिल्कुल आंखों से देखी हूँ धराली ऐसे गिरते हुए और उसके बाद में हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे। अगले दिन पूरी टीम आ गई, पूरी इंडिया सपोर्ट करने के लिए आ गई। वहीं उत्तराखंड के भटवारी में प्रभावित क्षेत्र से धराली के रास्ते में जो सड़क टूटी है उसके कुछ दृश्य ड्रोन से शूट किए गए हैं। वो तस्वीरें आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ हमारी बचाव एजेंसियाँ किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं और यहाँ से बड़े बड़े बोल्डर मशीन के जरिए हटाए जा रहे हैं। और धराली में बादल फटने के बाद जो बर्बादी हुई है और उसके बाद धराली फिर से एक बार अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और इस काम में केंद्र से लेकर राज्य सरकार भी पूरी मदद कर रही है। तमाम एजेंसियां सड़कों पर फैले मलबे के ढेर को हटाने में जुटी हुई हैं और ऐसी ही तस्वीरें आई हैं भटवारी से, जहां BRO की ओर से गंगोत्री हाईवे खोला जा रहा है। नेशनल हाईवे पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा BRO के द्वारा। आप मैं ठीक दिखा सकता हूँ आपको। आप देखिए ये गंगोत्री नेशनल हाईवे जसारी के पास है, जो मार्ग को जो अवरुद्ध हुआ था, जो दशा था, उस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और दिन रात जो BRO की मशीनें लगी हुई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानना चाहते ग्रामीण हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही है। देखिए ये जो त्रासदी हुई है ये बहुत ही दुखद नाशक है और जो मतलब शासन प्रशासन हेली सेवाएं से जो है लोगों पे राहत में जुटी है, अच्छी बात है, लेकिन जो आवाजाही जो जमीन से होनी है, गाड़ियों से होनी है, मतलब इस पे तेजी लाने की आवश्यकता है। और मतलब क्यों नहीं तो इससे मतलब बहुत ही दिक्कतें आ रही लोगों को आवाजाही में। कई लोग
जगह जगह पे फंस रखे हैं। ठीक है, हेली सेवा तो मतलब जहां से जहां तक है, लेकिन जो बीच वाला एरिया है, बीच के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं इस चीज से। तो मैं हमारे साथ तो बीआरओ के लोग हैं, आगे जाना चाहते हैं। नरेंद्र जी, कहाँ मार्ग बंद है अभी तक? सर अभी ये फर्स्ट में मनेरी डेट के पास में ये बंद है, तो अभी इसके आगे में आगे काम चल रहा है। तो बीआरओ की पूरी टीम यहाँ पे कार्यरत कर रही है और जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम अच्छे से संभालें। अभी कहाँ तक बंद है अभी तक? नहीं, अभी तो कोई आगे तो 2 जगह ही बंद है, अभी इतना तो नहीं है, पर आज क्लियर हो सकता है। कितनी टीमें लगी हुई है बीआरओ की पूरी टीम यहाँ पे, पूरा प्रोजेक्ट शिवालिक लगा हुआ है और दिल्ली तक के यहाँ पे हमारे डीजी साहब भी पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं, ठीक मैं दिखा सकता हूँ कि जो बीआरओ के लोग हैं और दिन रात मार्ग खोलने में जुटे हुए हैं। जो रोड है, रोड पूरी तरह से वॉश आउट हो चुकी थी। अब जिस तरह से दोनों तरफ आप देखिए कि जो लोग हैं आवाजाही के लिए, तो उधर भी कतारें लगी हुई है, इधर इस साइड भी कतारें लगी हुई है। तो जिस तरह से लोग मार्ग खोलने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तरकाशी से दूरदर्शन समाचार, दिग्विजय बिष्ट। और धराली क्षेत्र में खीरगंगा से आई भीषण आपदा ने गांव और बाजार को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया है। हमारे संवाददाता रेणु उप्रेती से बात करते हुए वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान के निदेशक और भू वैज्ञानिक डॉक्टर विनीत गहलोत ने आपदा की वजह बताई है। पहाड़ एक बार फिर से कहरा उठा है। उत्तरकाशी जिले के धराली में प्रकृति कहर बनकर टूटी है। कितने लोग इसमें लापता हुए हैं, कितनी मौतें हुई हैं, इसके आंकड़े अभी तक नहीं निकल पाए हैं, लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, रेस्क्यू वहां पे चलाया जा रहा है। हालांकि उसको करने में भी चुनौती आ रही है। इसका कारण क्या है, इसको जानने के लिए इस समय हम मौजूद है वाडिया इंस्टीट्यूट में। हमारे साथ वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और भू वैज्ञानिक विनीत गहलोत जी मौजूद है। इसका क्या कारण आप मानते हैं? जो कॉज है, उसका कारण है, वो शायद अभी तक उसके बारे में हम लोग केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिसके बेसिस पर हम कह सकें कि ये आपदा उसकी वजह से हुई है। तो कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, कई सारे संभावित वो हैं, कारण हैं। अक्सर लोग क्लाउड बस्ट की बात कर रहे हैं, वो एक ज़रूर एक बात है, उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लैंडस्लाइड की बात करते हैं क्योंकि लैंडस्लाइड का इलाका है वो। ऊपर ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स लेक हैं, तो ग्लेशियर का टूटना या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जिसे कहते हैं वो, तो 3-4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन जब तक कि या तो कोई सैटेलाइट इमेज हो उससे पहले की और उसके बाद की, या जब तक कि हम लोग वहाँ पे जाके ना देखें, तब तक इसके बारे में थोड़ा कहना ठीक नहीं होगा। पहले से सैटेलाइट से प्राप्त डेटा से और भूवैज्ञानिक अध्ययन से हम पता कर सकते हैं कि क्या बादल फटने वाला है या कहीं पे कोई आपदा आने वाली है? इसमें 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं कि पूर्व चेतावनी, इसको हम अर्ली वार्निंग की बात करते हैं, और एक होती है प्रेडिक्शन की बात करते हैं। तो जितने भी हमारे नेचुरल प्रोसेस हैं उसमें प्रेडिक्शन तो संभव नहीं है। हाँ, अर्ली वार्निंग की हम बात करते हैं कि साहब अगर कहीं पे कोई घटना हो गई है, उसका परिणाम कहीं दूसरी जगह जाके थोड़ा देर से होगा, लेकिन होगा, तब हम उसको अर्ली वार्निंग की बात करते हैं। जितने भी रडार हैं जो इसमें काम आते हैं, या जो भी सैटेलाइट इमेजेस हैं जो मौसम विभाग हमारा यूज़ करता है, तो वो लोग बता सकते हैं कि कहाँ बारिश ज़्यादा हो सकती है, कहाँ कम हो सकती है। लेकिन ये एकदम ये बताना कि साहब इतने यहाँ पे क्लाउड बस्ट हो जाएगा कि मतलब इतने कम समय में इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी, उसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल होता है। धन्यवाद सर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मैं रेणु प्रेती, कैमरा पर्सन विकास वशिष्ठ के साथ, दूरदर्शन केंद्र, देहरादून। और यूपी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत एटा जनपद की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं राष्ट्रभक्ति की मिसाल कायम कर रही हैं। इन समूहों की महिलाएं मिलकर करीब 1.25 लाख राष्ट्रीय ध्वज तैयार कर रही हैं। इन ध्वजों को तैयार करने से न सिर्फ महिलाओं में आत्मगौरव की भावना जागी है, बल्कि उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है। ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका मिशन के प्रभारी उपायुक्त प्रभु दयाल ने बताया है कि तैयार किए गए ये सभी तिरंगे ग्राम पंचायतों और सरकारी भवनों पर लगाए जाएंगे और साथ ही आम नागरिक भी इन्हें आसानी से खरीद सकेंगे। घर तिरंगे कार्यक्रम अभी लगातार 3-4 दिन से लगातार चल रहा है जनपद में, और संडे को आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी पूरे प्रदेश को ब्रीफ किया था, और उस ब्रीफिंग को एटा की जनपद ने भी स्वीकार किया है, जिसका नेतृत्व मुझे दिया गया है।
मैं लगभग 5 लाख के मुझे जो आवंटन मिला है उसके झंडे बना रहा हूँ। एक विशेष बात यह है कि मनरेगा के अंतर्गत भी ये झंडा हर घर कार्यक्रम समाहित हो गया है। गत वर्षों में जो हमारे 147 अमृत सरोवर और इस वर्ष के 47 अमृत सरोवर बने हैं, उन पर हम झंडारोहण करने जा रहे हैं इन्हीं गरीब महिलाओं के हाथ के झंडे का। वहीं चेन्नई ग्रैंड मास्टर का तीसरा संस्करण आज से शुरू होगा। ये प्रतियोगिता एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। दरअसल प्रतियोगिता के आयोजन स्थल हयात रेजेंसी चेन्नई में इलेक्ट्रिकल फायर की घटना के चलते धुआं देखने को मिला था और इसके बाद आयोजकों ने सावधानी बरतते हुए सभी खिलाड़ियों और स्टाफ को पास में ही एक सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित कर दिया था। और हालांकि प्लेइंग एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और प्रतियोगिता आयोजित करने के सभी इंतजाम पूरे हैं। और ये प्रतियोगिता आज से शुरू होगी और प्रतियोगिता का समापन नियमित तारीख यानी कि 15 अगस्त को ही होगा और बीच में रेस्ट डे नहीं रखा जाएगा। इस प्रतियोगिता में अर्जुन एरिगेसी और हरिका द्रोणावल्ली जैसे खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। और इस वक्त के समाचार में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।